डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटो केमिस्ट्री। अब देखो, फोटो केमिस्ट्री जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, फोटो मींस यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लाइट का यूज होगा। ठीक है, तो वही उसी की चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर फोटो केमिस्ट्री है क्या चीज? तो फोटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल चेंजेस दैट अकर on absorption of visible and ultraviolet radiation by the substances। तो इसमें कोई भी जो सब्सटेंसेस होंगे, जो भी हमने मतलब अपने कंपाउंड्स लिए हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सी लाइट को? विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। बस उन्हीं सब केमिकल चेंजेस को हम स्टडी करते हैं, और इसी को हम फोटो केमिस्ट्री बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो कि लाइट से रिलेटेड होगी, बस वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे दो टाइप की रिएक्शंस हम जनरली मानते हैं, केमिकल रिएक्शंस। जैसे सबसे पहले थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है थर्मल रिएक्शन और दूसरी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम थर्मल रिएक्शंस को देखेंगे। थर्मल रिएक्शंस या हम इनको डार्क रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो अब डार्क रिएक्शंस मतलब अंधेरे में होने वाली। कहो मतलब अंधेरे से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रात में करनी है ये, बस यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इस सेंस में हम इसको डार्क रिएक्शन बोल दे रहे हैं। तो थर्मल और डार्क रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जो लाइट की एब्सेंस में होती है वो सब रिएक्शंस हमारी थर्मल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो दीज रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय मैकेनिकल कोलिजन्स। इनमें क्या होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करते हैं। कोलिजन्स मीन्स टक्कर, टकराते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से टकराने से ही वहां पर रिएक्शंस होती हैं। तो these collisions may occur between the reacting molecules और between the reacting molecules and the walls of the container। मान लीजिए हम कोई बीकर में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, हमने यहाँ पर खूब सारे मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जैसे हम अगर इसको सपोज हीट करने लग जाए, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, या तो ये आपस में टकरा सकते हैं, या फिर क्या होता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर माने वो बर्तन जिसमें कि हम रिएक्शन को करा रहे हैं, जैसे बीकर। तो ये मॉलिक्यूल्स इस बीकर की वॉल से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो थ्रू these collisions, a transfer of energy takes place and the reacting molecules acquire sufficient energy to overcome the activation energy barrier of the reaction। देखो, हर रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है। ये सब कुछ मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। आप लोग अब एमएससी में है तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज की हम बात कर रहे हैं। तो हम जब कि कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए, तो सपोज यहाँ पर हमने रिएक्टेंट ले रखे हैं, ये प्रोडक्ट ले रखा है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पहाड़ी को जो है क्रॉस करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर सपोज हम ही है, एक पहाड़ी है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें यहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है हमें ये जो रास्ता है इसको तो क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप पहाड़ी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसे ये जो एक्टिवेशन बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, माने उसकी एनर्जी, ये हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं ना, तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो ये है। ठीक है, और जब इसे ऊपर जाना है, इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए इतनी। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल देते हैं। तो इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। तो क्या होता है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, तो एक दूसरे को एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी अब उसमें दे दी, उनकी बढ़ जाएगी एनर्जी, और जब बढ़ जाएगी तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो इन कोलिजन्स के थ्रू वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये सब जो है नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में होता है। तो दीज आर ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। तो जो थर्मल रिएक्शंस होती है, नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने KClO3 लिया, इसको हमने हीट किया, तो ये क्या हुआ, KCl और ऑक्सीजन में टूट गया। ऐसे ही हमने जिंक की रिएक्शन करा दी H2SO4 से, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन बना। तो ये सब रिएक्शंस ना कोलिजन से हो रही हैं। तो इन रिएक्शंस को, जो नॉर्मल रिएक्शंस है, इनको हम थर्मल रिएक्शंस बोलते रहे हैं, जो कि लाइट की एब्सेंस में हो रही है। मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट से मतलब ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है,
और दूसरे टाइप की रिएक्शंस क्या होंगी, वो हो जाएंगी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो द रिएक्शंस इंड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, जो लाइट होती है ना, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम फोटॉन्स बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जिनके बीच में हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन से, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। हमारी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी फोर्थ सेम में ये पूरा आपके यहाँ सिलेबस में था, स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा का पूरा। तो उसमें मैंने ये ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में हम इसको ईएमआर बोल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारी लाइट से मिलकर बना होता है, जिसमें विजिबल लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, माइक्रोवेव रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, तो काफी सारे रीजन होते हैं, तो उनसे मिलकर बना होता है। तो उसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन है, वहां से जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तब जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस अंडर सुटेबल कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अंडर जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं मॉलिक्यूल, फिर अंडर वो केमिकल चेंजेस, तब फिर उनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर फोटोसिंथेसिस, एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ाई होगा बॉटनी में, प्रकाश संश्लेषण, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है अपना जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस है। फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, इसी तरह की और भी रिएक्शंस है। जो कुछ रिएक्शंस है वो यहाँ नीचे भी दे रखी है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये एच न्यू क्या होगा, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है। तो अगर हमें एक लिखना है कि एक फोटोन, तो एक फोटोन का मतलब हम एक एच न्यू लिख देते हैं वहां पर, तो क्लियर हो जाता है कि वो हम वहां पर एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो उससे HCl बना। ऐसे ही हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एच न्यू अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना एरो के ऊपर, तो इसका मतलब होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। और अगर बना हुआ है डेल्टा, तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हीट वो रिएक्शन हो रही है। ऐसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो गया लाइट की प्रेजेंस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है, सभी में लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। So photochemical reactions of organic compounds are the chemical reactions that result from the interaction between organic molecules and ultraviolet or visible light. तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो किन किन के बीच में होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट का, दोनों का इंटरेक्शन माना जाएगा, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट के साथ। So in a photochemical reactions, the light of particular wavelength is irradiated to excite the molecules. तो photochemical reaction में क्या होता है, molecules पर एक particular wavelength की light डाली जाती है, क्योंकि सारी wavelength की light सारे ही molecules absorb नहीं कर सकते हैं, कुछ particular conditions होती हैं। तो ये सब कुछ मैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया हुआ है मैंने, और यहाँ पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी समझाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, बोथ मैटर एंड लाइट आर क्वांटाइज्ड। मैटर माने सब्सटेंस जो है, और लाइट तो नॉर्मल लाइट है, ये दोनों ही चीजें क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड वर्ड भी हमने क्वांटम थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। क्वांटाइज माने कि एक निश्चित लेवल होगा हर किसी का, लाइट का भी और मैटर का भी। एनर्जी लेवल एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, एंड ओनली सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जीज ऑफ लाइट आर एब्सॉर्ब्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर इट्स एक्साइटेशन। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब ये सपोज कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस पर जब ये लाइट डाली जाएगी, तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसको हम बोल देते हैं, इसको हम ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल, ये नीचे वाली स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट कहलाती है और ऊपर वाली स्टेट हमारी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल या एटम या इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो एनर्जी बढ़ जाती है उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। डिपेंड करता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है। ठीक है। तो ये हम कहेंगे, अगर ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्साइट हो गया है। ठीक है। तो यही सब इसमें बताया हुआ है। तो ये जो लेवल्स बने हुए थे ना, एनर्जी लेवल्स, आप लोगों ने कई बार बुक्स में ऐसे बने हुए देखे होंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं,
इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो होता है क्वांटाइज लेवल होते हैं, मतलब एनर्जी का अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। तो द एब्जॉर्प्शन और एमिशन, एब्जॉर्प्शन माने जब लाइट को अंदर ले ले अपना जो मॉलिक्यूल है, एमिशन माने जब वो उस लाइट को एमिट कर, उत्सर्जन जिसको हम बोल देते हैं, वो एमिट कर दे यानी निकाल दे अपने अंदर से लाइट। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट अकर्स बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फोटॉन्स। तो ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन कब होता है लाइट का, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। तो दीज फोटॉन्स हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो जो ये फोटॉन्स होते हैं इनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, डुअल करेक्टर होता है इनका। तो द एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स लॉ, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो ई एनर्जी है एक फोटोन की, जिसको हम दिखाते हैं एच न्यू से, जहां पर एच क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है जूल सेकंड में, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फोटोन है। फोटोन के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है, और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, या हम इसको बोल देते हैं हर्ट्स, ठीक है। और न्यू के लिए एक और फॉर्मूला है सी बाय लेमडा। ये सब बेटा मैंने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बिल्कुल इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप वीडियो देखेंगे तो बहुत स्टार्टिंग में ये सब बातें बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फोटोन। तो अब क्या करेंगे हम, न्यू की वैल्यू को अगर हम इस एच न्यू में रख दें तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। Therefore, the energy of a photon is proportional to its frequency and inversely proportional to its wavelength। देखो E is equal to हम एच सी लैम्डा लिख रहे हैं, H तो एक कांस्टेंट है तो हम इसको दिखा सकते हैं E is proportional C divided by lambda। यानी हम क्या कर रहे हैं, या हम E इज इक्वल टू एच न्यू जब लिख रहे हैं तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाएगा। तो एनर्जी जो है इस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और जो ये वेवलेंथ है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड एन आइंस्टीन। ठीक, इस एच न्यू को अगर हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये कहलाता है हमारा वन आइंस्टीन। ठीक, तो यानी ये जो एनर्जी एच न्यू होती है एक फोटोन की एनर्जी, और ये एन ए एच न्यू होती है, एन ए का मतलब है एवोगेड्रो नंबर जो वो होता है ना 6.0, आपने पढ़ा होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23, वो जो होते हैं वो सारा नंबर, वो जो एवोगेड्रो नंबर होता है, ठीक है, वो वन मोल कहलाता है। तो वन मोल का जो एनर्जी होगी वो ये होगी, और वन मोल फोटोन की एनर्जी को हम आइंस्टीन बोल देते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स किलो जूल पर मोल, और ये किलो जूल पर मोल की यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था थोड़ा सा फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में कि फोटोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं पहला टॉपिक जो आपके यहाँ है सिलेबस में, एमएससी में, इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कैसा इंटरैक्शन होता है, यानी लाइट को जब हम सब्सटेंस पर डालते हैं उसके बाद क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट थ्रू स्पेस कैरिंग एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक, और इट कैन बी थॉट ऑफ एज बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो ये रेडिएशन है ये इसमें ना दोनों नेचर हमारे पाए जाते हैं, वेव वाला भी नेचर है और इसका पार्टिकल नेचर भी है। वेव किस फॉर्म में, वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड है। तो लाइट में भी क्या होता है, वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, स्पीड भी होती है, और हम उसको पार्टिकल नेचर भी समझ सकते हैं, क्योंकि लाइट जो होती है हम ये बोल रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई, जिनको हम फोटॉन्स बोल देते हैं, जिनकी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है। तो लाइट में वेव नेचर भी मिलता है देखने को और पार्टिकल नेचर भी मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो है डुअल कैरेक्टर बिहेव करती है। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा मैटर है यानी जो पदार्थ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, विच कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा
वो एटम से मिलकर बना हुआ होगा, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हमारा जो है वो उस पर कोई पार्ट न्यूट्रल होता है वो अपने आप में। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो दीज पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। उनके जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मीनिंग दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन द स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स। उनका जिस जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया ना कि ये जो इस तरह के हम दिखाते हैं ना लाइंस खींच खींच के, कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर लेवल का एनर्जी का अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट मीन्स डिसकंटिन्यूअस मैनर में ये बने हुए होते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है सबका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद द मैटर इन सेवरल वेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर पर डाला जाता है तो वो उससे काफी सारे तरीकों से इंटरैक्ट कर सकता है, प्राइमरीली थ्रू एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो मेन होता है इसमें एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लाइट को हमने मॉलिक्यूल पर डाला तो या तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा मॉलिक्यूल, या उसको ट्रांसमिट कर देगा यानी स्थानांतरित कर देगा, या रिफ्लेक्शन, हम जिसको हम परावर्तन भी शायद बोल देते हैं, या उसको परावर्तित कर देता है। शायद रिफ्लेक्शन को परावर्तन ही बोलते हैं, हिंदी मुझे ध्यान नहीं है ठीक से। तो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, इसके अलावा भी और स्कैटरिंग हो जाती है, एमिशन हो सकता है, काफी सारे प्रोसेस हो जाते हैं लाइट को जब हम मेटल पर डालते हैं। तो द नेचर ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द ईएमआर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो ये जो इंटरेक्शन का नेचर है डिपेंड करेगा ईएमआर की एनर्जी, ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसकी एनर्जी पर, और मटेरियल की जिस जिस पर हम जिस भी मैटर पर हम ये काम कर रहे हैं, यानी जो कोई भी कंपाउंड जो हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही हमने लाइट को मॉलिक्यूल पर डाला तो सबसे पहला काम क्या कर सकता है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसे। तो द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल। तो हमने किसी मॉलिक्यूल पर, किसी मैटर पर, किसी कंपाउंड पर हमने लाइट डाली, तो क्या कर सकता है उसका मॉलिक्यूल, उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कॉजिंग इट टू ट्रांजिशन टू अ हायर एनर्जी स्टेट, जिसको हम एक्साइटेशन बोल देते हैं। तो देखो, यहां पर कोई मॉलिक्यूल था, हमने इस पर लाइट डाली, ये कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल, जैसे ही लाइट डाली तो क्या भाई ये लाइट क्या करेगा, अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे देगा, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वो इतनी बढ़ गई तो वो कितनी बढ़ती है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ, मतलब किस उस पर जाएगा। सपोज इस वाले लेवल की एनर्जी है 1, यहाँ पर है 2, इसकी एनर्जी है 3, ये है 4। तो सपोज इसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी भी अपनी 1 थी, ठीक है। जैसे इस पर लाइट डली, लाइट ने भी इसको क्या करा, सपोज उसने क्या करा, इसे 2 किलो जूल जो है एनर्जी दे दी। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 3। तो जब इसकी एनर्जी 3 हो जाएगी तो ये 3 वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब कुल कहने का मतलब ये है, जितनी एनर्जी बढ़ जाए, मतलब ये मैं बहुत आसान सी भाषा में समझा रही हूँ, एक्चुअल में तो बहुत कुछ होता है। तो बहुत आसान सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये, क्योंकि इसकी एनर्जी अब कितनी हो गई कि ये थर्ड वाले लेवल पे, यानी इस वाले लेवल पे जिसकी एनर्जी 3 किलो जूल पर मोल है, वहां पर ये पहुंच गया। एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो किस वाले एनर्जी स्टेट में जाएगा, जिसमें उस एनर्जी स्टेट में रहेगा जहां पर जिसकी उसकी एनर्जी मैच करनी चाहिए, मतलब दोनों की, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, अब ये नीचे से ऊपर पहुंच गया तो ये तो नीचे वाली स्टेट तो कहलाएगी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, पहले ये यहां पर था, तो ये जो है सपोज ये यहां पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि ये एक्साइट हो गया, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, और यहां पर ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि एब्जॉर्ब कर लिया और उसका ट्रांजिशन, मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाना। ग्राउंड स्टेट को हम लोअर स्टेट बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट को हम हायर स्टेट बोल सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है, या फिर और बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने कि लाइट को मटेरियल पर डाला गया और मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक। जैसे कि देखो, सपोज कोई सोडियम था, सपोज है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना आयनाइजेशन, तो सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा, सोडियम आयनाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोल रहे हैं।
तो यानी कि इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम आयनेशन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने उसको वैसे हीट वीट ना करके हमने सपोज उस पर लाइट डाल दी, और वो लाइट इतनी इतनी डाली कि वो इसमें से इजीली इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगी। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। तो दो प्रोसेस होगा यहाँ पर, या लाइट तो दोनों ही केसेस में एब्जॉर्ब हुई। एक केस में तो क्या हुआ, लाइट को मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और वो आयनाइज हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द ईएमआर एंड द मटेरियल्स प्रॉपर्टी। और ये जो एब्जॉर्प्शन है लाइट का, ये डिपेंड करेगा कि ईएमआर की वेवलेंथ कितनी है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। और ये वेवलेंथ ऑफ ईएमआर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो, हर ये सब कुछ मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया, कितनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी इसी बेसिस पर बनती है। जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ते हैं, ये यूवी विजिबल जिसमें कि ये फोटोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। कुछ में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, कुछ में रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं, जैसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है। तो वो सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आई होप कि आपको पता होगा वो सब कुछ। तो फॉर एग्जाम्पल, विजिबल लाइट कैन बी एब्सॉर्ब बाय पिगमेंट्स कॉजिंग देम टू अपीयर कलर्ड। तो जो पिगमेंट्स होते हैं जितने भी, वो विजिबल लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और इसीलिए वो हमें कलर्ड भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस, जिसमें मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्सॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, या फिर वो आयनाइज हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट को वो एब्जॉर्ब ना करे और ट्रांसमिट कर दे। ट्रांसमिट मतलब स्थानांतरित कर दे, वो कुछ भी ना करे, उसका एब्जॉर्ब ना करेगा और उसे जाने देगा लाइट को। तो इफ ईएमआर इज नॉट एब्जॉर्ब बाय अ मटेरियल, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट। वो अपने अंदर से इसको पास कर देगा, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं कि वो ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिशन हो जाएगा। और द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ ईएमआर एंड द मटीरियल्स प्रॉपर्टी। और ये भी, ट्रांसमिशन भी इसी चीज पर डिपेंड करता है कि ईएमआर की वेवलेंथ क्या है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, ग्लास ट्रांसमिट विजिबल लाइट बट एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ग्लास जो होता है वो विजिबल लाइट को अपने अंदर से जाने देता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्शन, जिसको हम परावर्तन भी बोल देते हैं। तो व्हेन ईएमआर एनकाउंटर्स अ मटेरियल, सम ऑफ इट कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक। इस जैसे शीशा होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई लाइट डाली, जैसे ये लाइट अपने यहाँ डालेंगे तुरंत इसको वापस भेज देगा, ठीक है। तो मिरर जो शीशे होता है वो यही काम करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को। तो द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिपेंड करेगा मटेरियल की सरफेस पर और वेवलेंथ ऑफ द ईएमआर पर। तो मिरर्स आर डिजाइन टू रिफ्लेक्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। और मिरर्स जो है इसी तरह से बनाए जाते हैं कि जैसे ही लाइट उन पर पड़ती है तुरंत वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं उसको। फिर हो सकता है एमिशन, हो सकता है एमिशन मीन्स उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन का ठीक उल्टा एमिशन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, लाइट दी गई और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने, और ये एक हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल था और ये सपोज दूसरी एनर्जी स्टेट है, तो लाइट इस पर डाली और इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये एक्साइट हो गया मॉलिक्यूल। अब ये ऊपर जो चला गया मॉलिक्यूल, अगर जो इसने लाइट एब्जॉर्ब की अगर वो अपने अंदर से निकाल देगा तो एनर्जी तो कम हो जाएगी, वापस से नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एमिशन। तो जो एब्जॉर्ब लाइट को जब वो निकालता है तो उसको हम एमिशन बोल देते हैं। तो एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू अ लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग फोटॉन्स, यानी उसी लाइट को निकालकर जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं अगर वो नीचे वाली स्टेट में वापस आ जाए तो उसको हम एमिशन बोलते हैं। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का ठीक उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट ईएम रेडिएशन। ईएम माने वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जब भी कभी टेम्परेचर होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे। The spectrum of this emitted radiation depends on the object's temperature। और ये इसका स्पेक्ट्रम जो है डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर। फिर क्या हो सकता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स प्रकीर्णन बोलते हैं शायद इसको, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे बिखर बिखर बिखरे बिखेर देना जैसे किसी चीज को। स्कैटरिंग के सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, लाइट हेडलाइट कभी रात में देखेंगे आप, तो वो हेडलाइट की ना पूरी ऐसे
एक कौन सा बंद चला जाता है ना, और यहाँ पर हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट को जो है स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, तो इसीलिए वो हमें ऐसे फैली हुई दिखाई देती है। तो फोटॉन्स इंटरैक्ट विद पार्टिकल्स, फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कौन से पार्टिकल, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उनके साथ फोटोन इंटरैक्ट करते हैं एंड आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, और अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लूजिंग सम और ऑल ऑफ देयर एनर्जी इन द प्रोसेस, और इसमें अपनी वो सारी एनर्जी या कुछ एनर्जी को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग भी हो सकती है। तो ये काफी सारे प्रोसेस हैं जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से हो सकते हैं। अगर मैटर और इंटरेक्शन, लाइट का इंटरेक्शन होगा, तो ये सारे प्रोसेस वहां पर हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो ये टॉपिक आपके यहाँ टॉपिक अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये हम फोटोकेमिस्ट्री में इसमें जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट, स्टेट, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि वो स्टेट्स क्या होती हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो हालांकि आपके यहाँ सिलेबस के अंदर लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी स्पीशीज, ये फॉर्मूला होता है बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। स्पिन तो आप समझते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अब या तो वो आपने डायरेक्शन सुनी होगी, या तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसके लिए कि हम उनको, हम आपने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा ऑर्बिटल में हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं ना, या तो ऐसे दिखाएंगे या हम ऐसे दिखाएंगे, या कई बार आपने इस तरह से और या इस तरह से देखा होगा। तो इसको हम जनरली हम बोल देते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2s+1, जहां पर s क्या है, सम ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो भी स्पिन है उनका सम। सम से मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में इस तरह से स्पिन कर रहे हैं, तो इसकी स्पिन कितनी होती है, +12, इसको हम प्लस डायरेक्शन मानते हैं, और इसकी भी +12। तो अगर कोई पूछे कि कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इन दोनों स्पिन को बस प्लस कर देना है। तो जब हम इन दोनों प्लस हाफ करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और अगर ये ऐसे और ऐसे घूम रहा होता, तो इसकी तो +12 मानते, और इसको हम -12 लिखते, फिर हम इन दोनों को प्लस ही करते। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते, तो आंसर आता हमारा 0। तो इस तरह से हम कैपिटल एस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एस यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जितनी भी स्पिन्स हैं, उन सबको हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। और जब एस की वैल्यू आ जाएगी, वो एस की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रखकर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि केस फर्स्ट, इसमें क्या है, सपोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में हमारे पास सारे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड है। पेयर्ड होने का मतलब है कि ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा ऑर्बिटल है, उसमें भी पेयर्ड है, फिर कोई तीसरा ऑर्बिटल है, उसमें भी पेयर्ड है। तो ये हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, s इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि s की वैल्यू क्या थी, सम ऑफ द स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो सभी पेयर्ड है। तो देखो, अगर मैं इसके लिए लिखूंगी, तो मैं +12 लिखूंगी, इसके लिए -12 लिखूंगी। s क्या है, दोनों का सम, जब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आंसर तो 0 आ जाएगा। यही इसके लिए भी 0 आएगा, इनके लिए भी 0 आएगा। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो, तो s की वैल्यू हमेशा 0 आती है। और तब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हम निकालें, तो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू 0 +1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो जब 1 आएगा आंसर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हमारी 1 होती है, देन स्टेट ऑफ द स्पीशीज इज नोन एज सिंगलेट स्टेट, तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक सिंगलेट स्टेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल कार्बोकेटायन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन देखो ऐसे होगा, CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको खोलकर बनाऊं, तो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे बनेगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और इस वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और तो क्या हुआ, ये सारे के सारे पेयर्ड हो गए ना। सी और एच के बीच का अगर बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों पेयर्ड हैं। ये दोनों भी पेयर्ड हैं और ये भी पेयर्ड है। तो जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस की वैल्यू तो 0 आएगी। जब एस की वैल्यू 0 आएगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 आएगी। तब हम उसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट। तो मिथाइल कार्बोकेटायन में क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज इन सिंगलेट स्टेट, कि वो सिंगलेट स्टेट में है। ऐसे ही केस सेकंड है, अगर सपोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड नहीं है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया मिथाइल फ्री रेडिकल का, तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। बस इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेगा, बाकी सब पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। तो इनकी वजह से तो स्पिन जो है एस की वैल्यू हमारी 0 रहेगी। लेकिन क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्पिन हम क्या मान रहे हैं, प्लस हाफ। ठीक है, आप माइनस हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली प्लस हाफ मान के चल रहे हैं उसे। तो ये प्लस हाफ हो गई, तो हम एस की वैल्यू प्लस हाफ रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये एस की वैल्यू हाफ रखी तो फिर +1, तो आंसर आ जाएगा 2। 2 का मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी डबलेट हो गई। तो मिथाइल फ्री रेडिकल की स्पिन स्टेट जो है वो डबलेट मानी जाती है। नाउ इफ एनी स्पीशीज कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी स्पीशीज में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो हुंस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले, सपोज ये एक पी ऑर्बिटल है, तो अगर हम इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो हम इसी तरह से तो रखेंगे। हमेशा पहले वो सिंगली फिल्ड होते हैं और उसके बाद वो उनका जो है पेयरिंग होती है। ठीक, तो हमने ये, तो इसके लिए भी हमारी प्लस हाफ हो जाएगी और इसके लिए भी हमारी प्लस हाफ स्पिन हो जाएगी। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये s की वैल्यू हमारी हो गई 1। तो अब हम इसे 2s प्लस 1 में जब रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 3। तो 3 का मतलब होता है स्पिन स्टेट यहाँ पर ट्रिपलेट है। तो 1 अगर है तो सिंगलेट है, 2 अगर है तो डबलेट है, 3 अगर हो गई तो ट्रिपलेट है। ठीक है, तो देयर आर इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जनरली हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ज्यादातर सब पेयर्ड ही होते हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में सब पेयर्ड ही होंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चला जाएगा तो वहां पर वो जो है अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो एज डिमांडेड बाय द पॉलिस प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर स्टेट्स विद ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर दस कॉल्ड सिंगलेट स्टेट। और उसको हम कैसे दिखाते हैं, ये एस एन लिखा है, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 हो सकती है। तो अगर हम एस 0 लिखते हैं इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। एस 1 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। एस 2 अगर हम लिखते हैं इसका मतलब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अभी, देयरफॉर एस 0 हमारी ग्राउंड स्टेट सिंगलेट हो जाएगी, एस 1 हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट हो जाएगी और एस 2 हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट हो जाएगी। ठीक, तो सिंगलेट का मतलब आपको समझ में आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अकर्स विदाउट स्पिन इन्वर्जन एंड द इनिशियल एक्साइटेड स्टेट प्रोड्यूस्ड अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो यहां पर ये एक ग्राउंड स्टेट थी हमारी, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये वाला भी साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ये 4 एनर्जी लेवल बता रखे हैं। तो साई 1 में भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखा रखे हैं, साई 2 में भी हमने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखा रखे हैं। तो ये तो हमारी सिंगलेट स्टेट हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट माने अभी कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ, लाइट नहीं डाली है हमने, तो इसलिए हम इसको S0 से दिखा रहे हैं। जैसे ही इस पर लाइट डाली जाएगी, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज वो ये इलेक्ट्रॉन था, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये साई 3 में पहुंच जाएगा। और जाएगा कैसे, जैसी स्पिन यहाँ पर थी वैसे ही स्पिन इसकी ऊपर रही। माने यहाँ पर हमने इसको नीचे की साइड एरो दिखा रखा है ना, तो साई 3 स्टार में भी ये नीचे की साइड ही रहेगा। यानी अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो साई 3 में जाने पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन हो जाएगी, भाई इसकी प्लस हाफ हो जाएगी, ऊपर वाले की माइनस हाफ हो जाएगी। अभी भी हमारी एस की वैल्यू 0 ही निकल के आई। तो जब एस की वैल्यू 0 निकल के आएगी तो हम क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 ही निकल के आएगी। तो ये हमारी हो गई S1, क्योंकि लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया है उसने, इसलिए एक्साइट हो गया है वो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाई। तो इसने यहाँ पर उल्टा होके, मतलब ये जैसा था ये वैसा का वैसा ही चला गया। तो विदाउट स्पिन इन्वर्जन गया है। स्पिन इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, देखो अगर कोई मॉलिक्यूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है नीचे इस तरह से, ये ऊपर का एक और लेवल, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये ऊपर जो है
ऐसे चला गया, तो इसने स्पिन को इन्वर्ट कर लिया यानी उल्टा कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया स्पिन इन्वर्जन। और अगर ये ऐसे था और ऊपर भी ये ऐसे ही गया, तो इसका मतलब ये विदाउट स्पिन इन्वर्जन गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर यही बताया हुआ है, तो इससे मतलब जब ये विदाउट स्पिन इन्वर्जन होगा इसमें, तो हम कहेंगे कि ये सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इन दिस केस टू इलेक्ट्रॉन्स नो लॉन्गर शेयर एन ऑर्बिटल। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे। यहां पर साई टू में ही थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, दोनों के ऑर्बिटल्स अलग अलग हो गए हैं। एंड द promoted इलेक्ट्रॉन हैज द सेम स्पिन एज इट्स फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर मतलब ये ग्राउंड स्टेट वाला। ठीक है, तो इसकी जो प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये वाला प्रोटॉन था, उसकी सेम स्पिन रही। सेम स्पिन कैसी, जैसे कि पहले थी। फॉर्मर पार्टनर से मतलब जैसे पहले ग्राउंड स्टेट में थी, वैसी ही स्पिन अभी भी इसकी है, सेम रहेगी। बिना स्पिन इन्वर्जन के ये एक्साइट होगा, तब हमें एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट मिलती है। ठीक है, अब सिंगल एक्साइटेड स्टेट में अंडरगो स्पिन इन्वर्जन गिविंग अ न्यू एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, अगर इसमें स्पिन इन्वर्जन हो जाए, तब एक नई एक्साइटेड स्टेट मिलती है विद टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम स्पिन। हमें दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के मिलेंगे। देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के कैसे मिल जाएंगे। अब अगर इसके बाद क्या हो जाए, ये चेंज कर ले, साई थ्री में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन को चेंज कर ले, वो वापस से ऐसा हो जाए, और साई टू में तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसा ही हो गया, तो दोनों की स्पिन सेम हो गई ना। जब दोनों की स्पिन सेम हो जाती है, तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों की स्पिन को प्लस हाफ दिखाएंगे फिर तो। ठीक है, यहां पर भी हम इसकी स्पिन भी प्लस हाफ हो जाएगी, और इसकी स्पिन भी प्लस हाफ हो जाएगी, और जब प्लस हाफ को हम प्लस करेंगे तो s इज इक्वल टू 1 आएगा। जब s इज इक्वल टू 1 आएगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी 3 आएगी। तो इस स्टेट को हम कहेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही चीज इसमें यहाँ लिखी हुई है, तो ये हमने प्लस हाफ करके 1 दिखा दिया। तो मॉलिक्यूलर स्टेट विद सच स्पीशीज हैविंग s इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ट्रिपलेट स्टेट, जिसको हम t से दिखाते हैं, tn। यहाँ पर n की वैल्यू फिर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो t0 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, t1 इसका मतलब है हायर एनर्जी, किससे, t0 से हायर एनर्जी स्टेट, और T2 स्टिल हायर एनर्जी देन T1 एंड T0। तो T0 हमारी लोअर होगी, फिर T1 हो सकती है, फिर T2 हो सकती है। ठीक है, तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट जब अपने स्पिन का इन्वर्जन करते हैं, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो वो अपना स्पिन इन्वर्ट करके ट्रिपलेट स्टेट में भी चेंज हो सकती है। तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी, फिर ये एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट स्टेट में भी चेंज हो सकती है अगर स्पिन इन्वर्ट हो जाए तो। So the terms singlet and triplet originate from the fact that the singlet state does not split in a magnetic field. देखो, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ, देखो ये हमारा सिंगलेट स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया था। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे था, दोनों की स्पिन जो थी उल्टी थी। ठीक, या इसको आप यहाँ पर यहीं के यहीं भी दिखा सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, चाहे तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की बात कर लीजिए, दोनों की स्पिन जो है वो उल्टी आएगी। अब अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकल के आएगा तो वो हमारा जीरो निकल के आएगा, क्योंकि एक की तो प्लस हाफ स्पिन है, दूसरे की माइनस हाफ स्पिन है। तो यानी जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकल के आएगा वो जीरो निकल के आएगा, और कोई स्टेट यहाँ बन नहीं सकती, सिर्फ एक सिंगल स्टेट बनेगी, इसलिए हम इसको सिंगलेट स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये होती है ट्रिपलेट स्टेट, while the triplet state does as it has magnetic moment and has three possible energy state which are distinguishable। लेकिन जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट होती है, ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, देखो ट्रिपलेट स्टेट में हमने दोनों को पेयर्ड बना रखा है। ठीक है, फिर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो इस ट्रिपलेट स्टेट ना मैग्नेटिक फील्ड में तीन और एनर्जी स्टेट में टूट सकती है। या तो ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में,
ठीक है, दोनों के दोनों प्रोटॉन जो अगर हमने इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं, या फिर ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो इसकी वजह से हमें +1 मिलता है, इसकी वजह से हमें -1 मिलता है। या फिर ऐसा भी हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पर 0 मिलेगा। तो ये जो 3 स्टेट हमें मिल गई हैं, और ये तीनों स्टेट डिस्टिंग्विशेबल है, तीनों को हम एक दूसरे से अलग अलग बता सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वाली स्टेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये वाला जो स्पिन स्टेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये वाली जो स्टेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये 3 स्टेट हमें यहाँ पर क्योंकि मिल जाती, इसलिए यहाँ पर वर्ड आया ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट हम कैसे क्यों यूज कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। अगर हमारे पास सेम मल्टीप्लिसिटी की स्टेट है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर स्पिन अलाउड, उनके बीच में ट्रांजिशन हो सकता है। सिंगलेट से सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा सकता है। वाइल ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट आर स्पिन फॉरबिडन। अब देखो ये स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन क्या होगा, ये हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखना, अगर सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होना है या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होना है तो वो स्पिन अलाउड है, यानी वो अलाउड ट्रांजिशन माना कहा जाएगा। लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट में या ट्रिपलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन जो होते हैं वो स्पिन फॉरबिडन होते हैं। वो उनकी ना इंटेंसिटी कम होती है, फॉरबिडन का मतलब ऐसा नहीं कि होंगे ही नहीं, होते हैं लेकिन वो इनकी इंटेंसिटी जो है काफी कम होती है, लेकिन ये हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल इस लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फोटोकेमिस्ट्री का, क्या होती है फोटोकेमिस्ट्री, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में आपको बताना था, क्योंकि ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट हम कई बार पढ़ेंगे अब फोटोकेमिस्ट्री में। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिंगलेट स्टेट का क्या मतलब है और ट्रिपलेट स्टेट का क्या मतलब है। तो सिंगलेट स्टेट में स्पिन जो है एक दूसरे से ठीक उल्टी होती है, और ट्रिपलेट में दोनों के दोनों एक दूसरे से स्पिन जो है वो पैरेलल स्पिन होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।